इस वीडियो में हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता को ठीक से डिटेल में पढ़ेंगे और इसका उदाहरण भी देखेंगे, जिसके बाद हमें इस खाते से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे, हम इसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी दो तीन खासियत है। सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि लेखा वर्ष के अंत में बनाया जाता है रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों को, है ना। तो शीर्षकों का सारांश हो जाता है। क्या हो जाता है? शीर्षकों का सारांश। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अब इस तरह की जो संस्थाएं होती है उसमें सबसे पहले कैसे पैसा आता है? जो आय होती है, आय का मेन स्रोत क्या होता है? इनका होता है अनुदान, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो अलग अलग समय पर हमारी रोकड़ पुस्तिका में जो भी सब्सक्रिप्शंस लिखे हुए हैं, जो भी अनुदान लिखे हुए हैं, उन सबको हम एक साथ जोड़ देंगे और वो सारी एंट्रीज अगर हम एक जगह उस शीर्षक, कौन सा शीर्षक हो जाएगा? अनुदान का शीर्षक हो जाएगा, और वो सारे अनुदान हम एक साथ जोड़ करके एक जगह पर सारांश उसका बना करके लिख देंगे। वो हमारे क्या हो जाएगा? वही हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक तरह से हो जाएगा। अब वो हमने एंट्री की, ऐसे ही सारी एंट्रीज का जो भी सारांश, साल भर में कितनी बार लेन देन हुआ उस शीर्षक के अंदर, वो सब कुछ मिला करके हम एक साथ लिख देते हैं। वो हो गया। दूसरा पॉइंट जिसका इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है कि करंट ईयर में कोई चीज हो सकता है कि किसी ने हमको अगले साल के लिए भी पैसा दे दिया, हो सकता है किसी ने हमको कुछ पहले समय के लिए जो बकाया था वो पैसा जमा किया, या हो सकता है कि मुझे अपना बिजली का बिल देना है या कोई ऐसा बिल देना जो मैंने आगे एडवांस में जमा कर दिया। तो जो भी प्राप्तियां और भुगतान है ना संस्थान की, वो अगर पैसा आया है तो नोट की जाएंगी, पैसा नहीं आया है तो नोट नहीं की जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसी साल अगले साल के लिए भी भुगतान कर दिया, समझ रहे हैं, तो हमारी संस्था का वो भुगतान हो गया है और इसीलिए वो इस वर्ष के ही प्राप्ति और भुगतान खाते में नोट किया जाएगा। समझ रहे हैं? उसका अभिलेखन कहां होगा? इसी साल के, भले ही वो अगले साल के लिए है। तो इसीलिए चाहे चालू अवधि हो, चाहे ध्रुव अवधि हो, चाहे आगामी अवधि हो, सभी का हम अभिलेखन कर देते हैं। अगर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है तो इस खाते में वो चीज आ जाएगी। तीसरी बात क्या है कि आयगत और पूंजीगत, है ना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कुछ होते हैं रेवेन्यू नेचर के, कुछ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब क्या होता है कि आयगत में आप क्या होता था, जो रोजमर्रा की चीजों में काम चल रहा है ना, इस तरह की चीजें। तो अगर प्राप्तियां कुछ ऐसी हैं जैसे सब्सक्रिप्शन है, जैसे अनुदान है, तो वो रोज रोज होने वाली चीज है। लेकिन हो सकता है किसी ने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए इस संस्था को बोला कि आपको एक कमरा बनाने के लिए हम आपको अनुदान दे रहे हैं, तो वो जब एक कमरे के लिए अनुदान मिला हुआ है तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो आएगा तो उसकी प्रकृति तो है नहीं, उसकी प्रकृति पूंजीगत हो गई। लेकिन उसमें भी अगर अपने को पैसा मिला है या पैसा गया है तो हम इन दोनों में भी क्या करते हैं? कोई अंतर नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कोई अंतर नहीं करते हैं। यहां पर हमारी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दोनों ही प्रकृति की प्राप्तियों और भुगतान को लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। हम लोग सारे तरह के जो भी रोकड़ में लेन देन हो रहे हैं वो सारे के सारे लिखते जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें छूट जाती हैं और जो महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या चीज आती है? उसमें पहली चीज आती है कि जो भी गैर रोकड़ मत वाली चीजें हैं, गैर रोकड़ मत समझ रहे हैं, मतलब ऐसी चीज जिसका महत्व तो है लेकिन आप उसको कैश में लेन देन नहीं कर रहे हो, है ना, उसको हम रोकड़ में नहीं देख रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले तो आता है डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्रास। भाई कोई भी आपका कमरा है, कोई भी आपके पास एसेट है, जो भी आपकी परिसंपत्तियां हैं, उसमें वो पुरानी हो रही होंगी तो धीरे धीरे एक तरह से खत्म हो रही है, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब उनकी कीमत कम हो रही है उसको हम लोग यहाँ पर कहीं पर दर्शाते नहीं है। इसी तरह से ये मान लीजिए कि कोई आपके पास बकाया है, आपको पैसा देना था लेकिन बकाया रखा हुआ है। बकाया का मतलब क्या है कि आपको देना है, आपने अभी तक दिया नहीं। तो वास्तव में मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मुझे 2 लाख किसी को देने हैं, तब मेरी हालत तो बहुत खराब है। लेकिन वो 2 लाख जो देने हैं, जब तक दिए नहीं तब तक वो इस हमारे खाते में एंट्री उसको नहीं मिलेगी, उसको हम लोग नोट नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है ना, ऐसे ही हमारी हो सकता है कि अर्जित आय है, जो मुझे इनकम मिलने वाली थी वो नहीं मिली, तो अगर हमारी अर्जित आय भी बकाया है तो उसको भी हम लोग यहां पर एंट्री नहीं करते, उसका अभिलेखन नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इसकी एक तरह से क्या हो गई? खासियत हो गई, विशेषताएं हो गई। और अभी जब उसको उदाहरण करेंगे ना, तो उदाहरण में करते हुए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। और अकाउंट्स लेखांकन विषय ऐसा है जिसमें हम लोग जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? क्लियर होते चले जाते हैं। तो वो करना बहुत जरूरी है। अब इसका प्रारूप कैसा होता है? इस अकाउंट का, इस खाते का प्रारूप कैसा होता है? तो जो रोकड़ पुस्तक होती है लगभग वैसा ही पूरा प्रारूप होता है। अब उसमें एक दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2 चीजें आ जाती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक शेष और एक को बोलते हैं अंतिम शेष, है ना। तो जो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष है,
इसमें थोड़े से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और आसान है बहुत ही ज्यादा। प्रारंभिक शेष जो है ना वो हम लोग प्राप्ति की तरफ लिख देते हैं और अंतिम शेष जो है वो जमा पक्ष की ओर लिखते हैं। अब प्रारंभिक शेष को जब भी हम लोग अपने स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, और यहां पर एक और बात समझिए कि जो भी संस्था के पास पैसे हैं मौजूद है, कैश मौजूद है, तो या तो वो रोकड़ है या तो वो बैंक में है। अब वो रोकड़ है और बैंक में है, इसका कोई विभेद नहीं होता है, इन दोनों में भी ये खाता कोई फर्क नहीं करता है। तो चाहे रोकड़ में हो और चाहे किसमें हो, बैंक में हो, दोनों को ही एक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब हम प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष की बात करेंगे तो ये किधर आएगा, ये प्राप्ति पक्ष की ओर आएगा, और जो आपका अंतिम शेष है वो किधर आएगा, जमा पक्ष की ओर आएगा, है ना। अब इसी में एक चीज आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष बोलते हैं। अधिविकर्ष समझते हैं, बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एक ऐसी चीज होती है जिसको थोड़ा सा ठीक से समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री उल्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है उल्टी? वो सीधा सीधा लॉजिक है भाई, आपके पास बैंक में पैसे हैं तो आप क्या कर रहे हो, उसको अगर वो प्रारंभिक शेष में आ रहा है बैंक का पैसा तो हम उसको प्राप्ति की तरफ लिख देंगे। लेकिन ये सोचिए कि बैंक में आपके एक तरह से उल्टा हो जाए, बैंक में आपका पैसा जमा नहीं है, बैंक के प्रति आपकी देनदारी बाकी है, तो हम उसको बोल देते हैं बैंक अधिविकर्ष और उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर आपका पैसा है ही नहीं तो फिर ये जो एंट्री है वो बदल जाएगी ना, और इसीलिए जब बैंक अधिविकर्ष होता है तो फिर एंट्री जो होती है वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक, तो अभी हम लोग इसका एक उदाहरण करते हैं और फिर आपको ये सारी चीजें ठीक से समझ में आएंगी। तो ये उदाहरण है आपकी किताब में ही एक रोकड़ पुस्तिका दे रखी है, ये है आपकी रोकड़ पुस्तिका। और इस रोकड़ पुस्तिका के बाद क्या है ये देखिए, उसके बाद हमें कैसे इनके लिए अलग अलग मद के लिए हमें एक सार बनाना है, पूरा जो सारांश है वो लेकर के आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अभिधान की बात की गई है, ये देखिए अभिधान हो गया। ठीक, अभी यहाँ पर ये रोकड़ बुक को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप कक्षा 12 का पहला चैप्टर कर रहे हैं। कक्षा 11 में हम लोगों ने सारी चीजें की थी। सबसे पहले तो ये सब देखिए, यहाँ पर क्या दे रखी है, डेट दे रखी है, तारीख दे रखी है, और उस तारीख के हिसाब से ही कौन सा मद है उस मद का नाम लिखा गया है, फिर उसमें पैसा आया है उसकी बात की गई है। तो ये जो हमारा है, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा है नाम साइड का, ठीक है, तो नाम पक्ष है ये, और यहां पर हमारा होता है जमा पक्ष। अब नाम पक्ष को ही हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट, और इसको बोल देते हैं जमा पक्ष को क्रेडिट। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे बड़ी जो चीज है वो इसमें हमने अलग अलग मद का नाम लिखा हुआ है, फिर उसमें क्या पैसा या क्या लेन देन हुआ वो लिखा हुआ है, और यहां पर भी ये जो हमारी बीच में मुख्य रेखा है, इस रेखा के बाईं तरफ यानी कि इस साइड में क्या हुआ है, हमने जो हमें मिला है हमने उसको लिखा हुआ है, और जो हमारा भुगतान जा रहा है उसको हमने दाहिनी साइड लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तो एक सबसे पहले बेसिक चीज थी, वो हो गई। अब दूसरी चीज समझिए, अब जब हम लोग इसको बना रहे होते हैं ना, किसको बना रहे होते हैं हम लोग, जब हम लोग बना रहे होते हैं अपना प्राप्ति और भुगतान विवरण, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से मद है उनको एक साथ लिखना होता है। तो चंदा यहाँ पर है, ये आ गया, कितना उसकी राशि है वो लिख लिया। उसके बाद से फिर देखिए, फिर चलते जाएंगे तो आपको फिर से ये चंदा मिल रहा है, लेकिन ये चंदा 2013-14 के लिए, तो ये चंदा अलग हो जाएगा। ठीक, ये चंदा हो गया, फिर से ये चंदा हो गया, है ना। और यहाँ पर आप एक बात को ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए फिर से ये चंदा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, तो ये चंदा कितनी बार आपको मिला, एक बार यहाँ पर 25,000 का, उसके बाद से फिर बाकी का जो चंदा था 9 नवंबर को है, फिर चंदा 13 सितंबर को है, और उससे पहले 10 अप्रैल को है। तो इसी को हम एक साथ लिख देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, समराइज करना होता है। समराइज करने में देखिए हमने 10 अप्रैल का लिखा, कोई 1,20,000 का, फिर 45,000 का, फिर 35,000 का, 25,000 का, चारों चंदा हमने एक साथ लिख दिए। ठीक, तो पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इनमें से हमें जो भी मद हैं, ये जितने भी मद हैं उनमें हमें एक एक मद को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अच्छा, ऐसे ही मैंने आपको बोला था कि चंदा 2013-14 का अलग तरह से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये जो वर्ष चल रहा है ना, उस वर्ष से पहले का बकाया चंदा है, पहले का बकाया सब्सक्रिप्शन है, वो हमें मिला। अब क्योंकि मिला हमें इस वर्ष से, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान में लिखेंगे, क्योंकि इसी बार मिला। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि वो पहले का चंदा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक अलग मद की तरह बनाएंगे। तो अलग मद की तरह बनाएंगे, इसका मतलब उसका भी हमारा जो कॉलम होगा एक अलग ही तरह का उसका सारांश बनाने को रहेगा। और वो देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे तो हमें सिर्फ एक ही जगह पर ऐसा दिख रहा है जहां पर हमारा जो चंदा है वो कितना है, 2013 और 14 का। देखिए चंदा 2013 के एक ही एंट्री आ रही है, एक ही हम लोगों का अभिलेखन है। ठीक, ऐसे ही एक 2015 और 16 का, यानी कि भविष्य का भी किसी ने हमको चंदा दे दिया है, तो वो देखिए चंदा हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक, तो ऐसे ही वो कितना है, 10,000 रुपए का है।
अब इसको भी हमने लिख लिया, ये देखिए, तो हमारी 3 तो एंट्रीज हो गई किसमें, प्राप्ति में। ठीक है, हम लोग प्राप्तियों का मदों की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो भी हमारा रोकड़ पुस्तिका होती है उसमें बाईं ओर, ये कौन सी ओर है, ये है बाईं ओर, है ना, इस ओर में सारी प्राप्तियों की बात की गई है। लेकिन इसमें एक और चीज समझिए, एक जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि देखिए बैंक राशि भी है यहाँ पर और साथ में रोकड़ राशि भी है। और हम लोगों ने बात की थी कि प्राप्ति और भुगतान खाते में बैंक राशि और रोकड़ राशि दोनों में ही कोई मतभेद नहीं होता है। समझ रहे हैं आप, कोई मतभेद नहीं होता है, दोनों को हम एक साथ गिनते हैं। ठीक, तो अभी हमारा ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग अगली अपनी एंट्री पर चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के बाद जो अगली महत्वपूर्ण एंट्री है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, आज अपनी प्रवेश शुल्क की। तो जो प्रवेश शुल्क है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, एक रेवेन्यू सोर्स होता है, आय उनका हो रहा है। तो ये देखिए, एक वहां पर मिला था, एक यहाँ पर मिला, 2 जगह पर हमें क्या मिल गया है, प्रवेश शुल्क मिल गया। एक ये देखिए और एक ये। और इसके बाद देखते हैं नीचे जो हमारी बकाया, इसमें भी कहीं पर हमें देख लीजिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ही जगह पर प्रवेश शुल्क आएगा, तो हम प्रवेश शुल्क को लेकर के भी 2 जगह की अपनी एंट्री बना देंगे। तो प्रवेश शुल्क में देखिए, एक 10 अप्रैल की होगी और 14 सितंबर की होगी, और जो राशि है उसको हमने लिख करके उसका क्या कर दिया, कुल योग निकाल दिया। ठीक, इसके बाद हम और ऊपर चलेंगे। तो अब देखिए, अब जो अलग अलग हमें प्राप्तियां हो रही हैं उनको हम एक साथ देखते चले जाएंगे, जो ऊपर से स्टार्ट होती है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, आजीवन सदस्यता शुल्क है, लॉकर किराया, फिर आजीवन सदस्यता शुल्क है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क को अभी हमें देख रहा है कि 1 से ज्यादा बार है, तो उसको भी हम एक बार नोट कर लेते हैं। एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, और उसके बाद फिर आजीवन सदस्यता शुल्क 2 ही बार आ रहा है। तो वास्तव में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमें 2 बार शुल्क मिल रहा है आजीवन सदस्यता शुल्क का, वो भी हम लोग दोनों बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये देखिए आपको अगले मद में क्या मिल जाता है, आजीवन सदस्यता शुल्क, और ये 2 बार आया था, इस दोनों को हमने नोट कर लिया। ऐसे ही क्या होता है, उसके बाद हम लोग को लॉकर किराया है, यानी कि लॉकर रेंट है, उसकी बात की गई है। तो आपको जब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या समझना चाहिए कि बहुत ही आसान है, लेकिन साथ में कई एंट्रीज होती है ना, और इस बहुत सारी एंट्रीज होने की वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ही अलग अलग तरह से एक जैसी एंट्रीज को मार्क कर लेना है, और उन एंट्रीज को मार्क करते हुए उनका जो भी टोटल है, जो समेशन है, जो कुल योग है, वो हमें एक ही जगह पर लिख लेना है। क्यों? क्योंकि जब हमें एक बार योग मिल जाएगा तो उसी सार को एक साथ प्राप्ति और भुगतान खाते में लिख पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लॉकर किराया बाकी है, भवन के लिए दान बाकी है, और उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज है। सरकारी प्रतिभूतियों का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, यानी कि इनके पास कुछ सरप्लस रहा होगा तो इन्होंने वो पैसा जमा किया होगा और उससे इनको कुछ ब्याज मिला, तो ब्याज मिला, वो भी एक प्राप्ति हो गई। तो ये 3 और तरह के हमारा सार निकल करके आएगा, और वो देखिए हम लोग लिख लेते हैं। भवन के लिए हो गया, लॉकर रेंट, लॉकर किराया था वो हो गया, और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज ये हो गया। तो अब हमें सारी की सारी जो भी हमारी प्राप्तियां थी वो हो गई हैं। देखिए 18,000 और ये 60,000 और 20,000, इस तरह से आप देखेंगे सारी हमें क्या मिल गई हैं, जितनी भी हमारी प्राप्तियां थी। और अब साथ में हम लोग उसी रोकड़ पुस्तिका से किसके सारे जो भुगतान के मदों हैं, जो मद हैं, उनको एक साथ गिनना स्टार्ट करेंगे, उनको भी एक साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हम लोगों ने प्राप्तियों के लिए किया है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीमियम की बात कहां पर होगी। बीमा प्रीमियम यहां पर आ गया, उसके बाद से बीमा प्रीमियम कहीं पर भी आ रहा होगा तो हम लोग इसी कलर कोड से मार्क करेंगे तो हमें बहुत आसानी से दिख जाएगा। बीमा प्रीमियम उसके बाद हमको मिल रहा है दूसरी बार, और कहीं पर भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि एक ही जगह पर बीमा प्रीमियम आएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोई दूसरी एंट्री, तो छपाई एवं लेखन सामग्री। तो एक तो हमें यहां पर मिल गया, उसके बाद से छपाई एवं लेखन सामग्री फिर से एक खर्चा हो रहा है जिसमें हम लोग कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद क्या इसी रोकड़ पुस्तिका में आगे भी छपाई एवं लेखन है, बिल्कुल है, यहां पर भी है, और 3 बार आ रहा है। तो छपाई एवं लेखन को हम लोग 3 बार लिख करके एक साथ बना लेंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं भुगतान पर सीधा। तो भुगतान पर जब हम सीधे चल रहे हैं तो हमें क्या क्या मिला, छपाई एवं लेखन सामग्री में 3 एंट्रीज है, देख लीजिए, है ना। और ऐसे ही हमारा जब प्रीमियम की बात थी, बीमा प्रीमियम की, तो बीमा प्रीमियम हमें एक ही बार देखा था, वो हमें एक बार मिल गया। इसी तरह से बाकी जो एंट्रीज है, इसमें यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, प्रकाश है, दूरभाष व्यय है। ये जब आप खुद से एक बार एंट्रीज देखेंगे तो आपको सारी एंट्रीज मिल जाएंगी। तो हम लोग इसको एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक बार पूरा रोकड़ पुस्तिका से प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना जो है वो आप सीख जाएं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा देखिए क्या क्या एंट्रीज आ रही हैं। अब दूरभाष व्यय एक बार यहां पर है, उसके बाद से दूरभाष व्यय फिर से दूसरी बार है, और उसके बाद से एक बार और दूरभाष व्यय है, तो 3 बार हमारा दूरभाष व्यय हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश में देखिए क्या क्या हो रहा है, कब कब खर्चा हो रहा है। तो प्रकाश का पहला तो 10 सितंबर को खर्चा दिखा हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे वित्तीय वर्ष में, और दूसरी बार से प्रकाश का हमें 27 मार्च को दिखा। तो यहां पर भी क्या हो जाता है कि 2 बार हमें प्रकाश मिल जा रहा है। उसके बाद से क्या है, मजदूरी एवं वेतन, जो सैलरी है वो भी एक
बहुत ही बड़ा खर्चा रहता है ऐसे संस्थानों में, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी जल्दी उसकी फ्रिक्वेंसी बनी रहती है। तो हम लोग उसको मजदूरी एवं वेतन को भी देखना स्टार्ट करते हैं। मजदूरी एवं वेतन में क्या हो जाएगा, 10 जुलाई को है मजदूरी एवं वेतन पहली बार। उसके बाद से मजदूरी एवं वेतन इस पेज पर नहीं है, अगले पेज पर चलते हैं। तो मजदूरी एवं वेतन हमें फिर से मिल रहा है 1 अक्टूबर को, फिर 31 दिसंबर को हुआ, और उसके बाद से फिर 27 मार्च को हुआ। तो कुल 4 बार मजदूरी एवं वेतन ये हमें भुगतान करना पड़ा। तो हम लोगों ने क्या किया, अब आपको बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें 1-2 चीजें और भी ध्यान देने की है। यहां पर 1 अक्टूबर का आप मजदूरी एवं वेतन देखिए ठीक से, 1 अक्टूबर का मजदूरी एवं वेतन देखिए। यहां पर जो 10,000 रुपए है वो रोकड़ है, उसके बैंक के साथ है, फिर 12,000 है वो आपका रोकड़ है। ठीक, तो आपने रोकड़ राशि 12,000 रुपए के की और 10,000 कैसे किया, बैंक के साथ। तो उन दोनों में हम कोई मतभेद नहीं करेंगे। जो हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो हम लोग भुगतान के लिए इस मद को देख रहे होंगे। देखिए, तो 1 अक्टूबर के मद में हम लोगों ने देखा है कि 10,000 रुपए हमारा क्या हुआ है, 10,000 रुपए हम लोगों ने बैंक से ट्रांजेक्शन किया है, बैंक से लेन देन हुआ है, जबकि 12,000 रुपए का सीधा कैश में हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोकड़। तो यहां पर जब हम 1 अक्टूबर की एंट्री करेंगे भुगतान के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, तो जो भुगतान में ये मद बना रहे होंगे तो वहां पर कोई अंतर नहीं होगा कि 10,000 रुपए अलग से थे, 12,000 रुपए अलग थे। वो दोनों को हम लोग एक ही नजरिए से देखते हैं जब हम लोग प्राप्ति और भुगतान अकाउंट की बात करते हैं, भुगतान खाते की बात करते हैं, और वो आपको एक साथ दिख जाएगा। देखिए, मजदूरी एवं वेतन में हम लोगों ने क्या किया, 1 अक्टूबर को सीधा 22,000 देखा। तो यहां पर आपको वही पॉइंट फिर से समझ में आ जाएगा जिसके वे में हम लोगों ने बात की कि दोनों में कोई अंतर नहीं रखता है प्राप्ति एवं भुगतान अकाउंट। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सारी हम लोगों ने डाक एवं कोरियर सेवाओं को भी देख लिया। इसी तरह से जो आप सारे खर्चे निकाल लेंगे ना, तो आपको क्या हुआ, जितनी प्राप्तियों के मद हैं वो सारे मिल गए, उसके बाद से जितने भी भुगतान के मद हैं वो सारे मिल गए, और उन सारे मदों की पूरे वर्ष में जो भी राशि थी, कितनी राशि आई कितनी राशि गई, उसको हम लोगों ने एक साथ नोट कर लिया। और उसके बाद जैसे हम ये नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने प्राप्ति और भुगतान खाते पर एंट्रीज स्टार्ट कर देते हैं। और वो एंट्रीज कैसे होंगी, वहां पर अभिलेखन किस तरह का होगा, तो देखिए ये हमारा एक नमूना दे रखा है वर्ष की समाप्ति पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब इसमें इधर नाम पक्ष है और इधर जमा पक्ष है। सीधी सी बात है, नाम मतलब डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट। तो प्राप्तियां हैं, तो प्राप्तियों में हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, और प्राप्ति में सबसे पहले देखिए जो शेष रहता है पहले का वो लिखा जाता है सबसे पहले, और ये प्राप्ति साइड में लिखा जाता है। जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तो हम लोगों ने इसकी बात की थी। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर यही शेष बैंक अधिविकर्ष हो, अधिविकर्ष का मतलब क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है समझिए, कुछ ऐसी व्यापारिक संगठन होते हैं, कुछ ऐसे अलाभकारी संस्थान भी होते हैं जो अपना बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, एक होता है चालू खाता और एक होता है बचत खाता। तो जब चालू खाता होता है तो चालू खाते में कुछ लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, तो मैंने बैंक को बोला कि आप मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देंगे, तो वो कहेंगे ठीक है हम दे देंगे सुविधा, लेकिन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 रुपए तक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए है और मैंने किसी को 30,000 रुपए की चेक लिख करके दे दी, तो मेरे अकाउंट में तो 20,000 रुपए थे, तो वो चेक डिफॉल्ट हो जानी चाहिए, अनाधिकृत हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली हुई है, इसका मतलब क्या है कि मेरा बैंक में जो भी अमाउंट है वो -10,000 रुपए हो जाएगा। यानी कि बैंक वो वाली चेक भी डिफॉल्ट नहीं होने देगी अगर मुझे 10,000 रुपए तक का क्या मिला हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब समझिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से मेरे ऊपर कर्जा है ना। तो जब कर्जा हो जाएगा तो फिर उसको हम नाम पक्ष में नहीं लिखेंगे, तब हम उसको कहां पर लिखेंगे, शेष जो भी हमारा होगा बैंक अधिविकर्ष का, उसको हम जमा पक्ष में लिख देंगे। ठीक, तो ये दूसरी चीज हो गई। उसके बाद से तो सीधी सी बात है, जो हमारा शेष है उसमें हम लोग हस्तस्थ रोकड़ और बैंकस्थ रोकड़ मतलब कैश इन हैंड और बैंक के साथ जो हमारा कैश है उसको हम लोग एक साथ तोड़ करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कुल अमाउंट 22,000 रुपए का है, 10,000 रुपए मेरे पास कैश और 12,000 रुपए किसके पास है, बैंक के पास, तो दोनों मिलाकर के जो भी होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद से जो भी एंट्रीज आ रही है, अभिधान है, सामान्य दान है, पुराने साप्ताहिकी बेकार। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम लोग न्यूज़पेपर्स मंगा रहे हैं उसको रद्दी हो गई, उसको बेच दिया, तो उससे भी कुछ पैसा आएगा ना, तो वो पैसे भी हम एंट्री करेंगे। इसका मतलब यहां पर ये जितने भी मद बने हुए ना, वो सारे मद की समरी हम निकाल चुके हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा कि कैसे निकाले गए थे थोड़ी देर पहले ही, और वो सारी समरी जैसे मैं एक बार निकाल ली, उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, वो सारी एंट्रीज लिखनी है, उस मद का नाम लिखना है और उससे जुड़ा हुआ क्या करना है, पैसे लिख देने हैं। तो यहाँ पर ये जो x अमाउंट लिखा हुआ है ये पैसे हैं, और पैसे का मतलब रुपए हैं, ये वो राशि है। और आपने वो राशि जब एक बार निकाल ली तो आप पूरी राशि को जोड़ दोगे। लेकिन यहां पर फिर से आ जाइए, अब अगर आपके अंत में क्या हो रहा है, साल के अंत में आपका फिर से बैंक अधिविकर्ष हो रहा है, तो फिर ये प्राप्ति की साइड आएगा, ये भुगतान साइड पर नहीं आएगा। और अगर आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई बैंक अधिविकर्ष नहीं था, कुछ बैंक में शेष बच रहा था साल के अंत पर, बैंक में हस्तस्थ आपके पास कैश इन हैंड है या फिर बैंक के पास है, तो क्या करेंगे,
तो फिर आप उसको जमा पक्ष में लिख देते हैं, किसमें? भुगतान एवं प्राप्ति, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में। तो यहां से हमने ये कुल योग निकाल लिया, ये हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता बन गया। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज बताइए। और एक बार मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो मैंने बताया है ये खुद से एक बार प्रैक्टिस करें। गलती कहां पर होगी, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के अकाउंट्स बन जाते हैं। और क्योंकि आपने अगर कक्षा 11 सही से पढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सारे अकाउंट्स लगभग आपके जाने पहचाने हैं। अकाउंट्स नहीं बोलना चाहिए, जो सारे मद हैं। अब वो मद में कुछ नए जो आपको दिख रहे होंगे वो हो जाएगा अनुदान की बात है, जहां पे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो बस इतनी से एक छोटा सा पॉइंट है, इसका मतलब आप धैर्य रखेंगे तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इस चैप्टर में इस तरह के प्रश्नों के बजाय ज्यादा प्रश्न आते हैं कि आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता दिया होता है और आपको बनाना क्या होता है, आय एवं व्यय खाता, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। इसी में कुछ और उदाहरण भी देखते हैं।